नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं शिव आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपनी वीडियो में, जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है। टॉपिक है आज का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 15। भाग 15 में क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग। इसको अंग्रेजी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं। भाग नंबर 15 है और इसका अनुच्छेद 324। अनुच्छेद क्या है? 324। अनुच्छेद 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग की सारी की चर्चा है। किसमें? भाग 15, 324 से 329 निर्वाचन आयोग की चर्चा। ये पॉइंट आप याद रखिए, भाग 15 अच्छे 324 से 329। तो जान लेते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो बाकी दो रह जाते हैं, उनकी मुख्य चुनाव आयुक्त कर देता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? नियुक्ति किसी करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये है क्या, कि ये एक्ट द्वारा स्थापित हुआ है, ये संविधान में इसकी चर्चा है। तो ये मैंने बता दिया आपको, भाग 15 अनुच्छेद 325 से 329 संविधान में चर्चा है। तो ये कौन सा निकाय हो गया? संवैधानिक निकाय। ये कौन सा निकाय है? संवैधानिक निकाय। उसके बाद आगे चलते हैं कि इसका कार्यकाल क्या होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष से 65 वर्ष। 6 वर्ष से 65 वर्ष मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष से 65 वर्ष। और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष से 62 वर्ष। कितना? मुख्य वाला जो है उसका 6 वर्ष से 65 वर्ष, मतलब जो भी पहले हो जाएगा। अगर मान लो वो 61 साल की उम्र में अगर चयन हुआ है उसका, तो वो कितने साल कार्य कर पाएगा? केवल 4 साल कार्य कर पाएगा। और उसका अगर मान लो 55 साल की उम्र में हो गया, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है, तो 55 साल के बाद 6 और गिन लीजिए, मतलब 61 साल तक काम करेगा। तो उसके लिए 65 जरूरी नहीं है। मतलब जो भी चीज पहले हो जाए, या 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष का पहले हो जाए, उसके बाद रिटायर हो जाएगा वो। और ऐसे ही उसके बाद अन्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका 6 वर्ष और 62 वर्ष। मुख्य का 6 65 और अन्य का 6 62। ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं इसका वेतन क्या होता है। इसका वेतन होता है 90,000 रुपए। कितना? 90,000 रुपए। मुख्य सर्वोच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीशों के बराबर होता है। कितना? 90,000 रुपए। और उसके बाद चलते हैं कि ये जो है एक 3 सदस्यीय बॉडी है। मतलब पहले इसमें एक सदस्य होता था, केवल एक, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था पहले। लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ? 3 सदस्यीय बॉडी बन गई। 3 सदस्यीय, मतलब इस बॉडी में 3 लोग होते हैं। एक तो हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 हो गए अन्य चुनाव आयुक्त। 2 कैसे हो गए? अन्य चुनाव आयुक्त। 1 हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसके जान लेते हैं मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। तो मुख्य कार्य क्या होते हैं? चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन, मतलब जहां जहां चुनाव होने हैं उनकी डीलिमिटेशन करना, मतलब सीमा निर्धारित करना। एक सीट में कितने जनसंख्या होगी, वो किस क्षेत्र का होगा। जैसे कि आपने देखा होगा विधानसभा की एक सीट अलग होती है, और सांसद वाले चुनाव जो होता है, पार्लियामेंट का जो लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें अलग सीट होती है। तो उनका नियम तय करना कि बाउंड्री कहाँ तक किसकी है, परिसीमन करना तो किसका होता है काम? ये निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में फिलहाल में ही डीलिमिटेशन, मतलब परिसीमन हुआ है दोबारा से, फिलहाल में, मतलब प्रेजेंट में। उसके बाद मतदाता सूची तैयार करना। कौन कौन व्यक्ति नए जोड़े जा रहे हैं इलेक्शन के टाइम पर, मतलब 18 साल के जो व्यक्ति पूर्ण हो जाते हैं तो उनको मतदाता सूची में ऐड किया जाता है। तो इस कार्य की जिम्मेदारी किसके पास है? निर्वाचन आयोग के पास। उसके बाद राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और चुनाव चिन्ह देना। मतलब राजनीतिक जितने भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और आपकी ये भाजपा, और ये भाजपा, कांग्रेस, ये सब हैं, तो इनको चुनाव चिन्ह कौन देगा? तो इनका चुनाव चिन्ह रजिस्टर कौन करेगा? तो कौन करेगा? निर्वाचन आयोग ही करेगा। इनको चुनाव चिन्ह देगा और मान्यता देगा। इसके लिए मान्यता कुछ अहर्ता होती है कि किस तरीके से वो नेशनल पार्टी बनेगी, मतलब राष्ट्रीय पार्टी बनेगी। वो किसी अन्य वीडियो में आपको बता देंगे कि क्या क्या उसके लिए अहर्ता, कितनी सीटें चाहिए, कितने वोट चाहिए। उसके बाद वो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर सकती है। उसके बाद राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना। आचार संहिता का मतलब ये होता है कि एक आदर्श आचार संहिता, मतलब एक नियमावली तैयार करना कि इन नियमों पे काम होंगे, इतने घंटे से पहले प्रचार नहीं होगा, इस तरीके से प्रचार होगा, इतना खर्च होगा। ये सब उसमें होता है पूरा, कि ये चीजें नहीं होनी है, ये चीजें होनी है। तो आदर्श आचार संहिता क्या होता है? राजनीतिक दलों के लिए बनाई जाती है। जैसे आपको समझ में आ गया होगा।
उसके बाद एक आपको तथ्य बता दें कि ईवीएम, आजकल पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, आजकल ईवीएम से हो रहे हैं। मतलब ईवीएम से बटन दबाएंगे आप, चुनाव होने लगेगा। मतलब ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रिक की वोटिंग मशीन होती है ये। सबसे पहले इसका यूज केरल में किया गया। तो ये कई क्वेश्चन कई बार बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो आप कह देंगे केरल में किया गया था। ठीक, ये आप जान गए होंगे। उसके बाद हम कहते हैं प्रथम चुनाव आयुक्त। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? प्रथम चुनाव आयुक्त है हमारे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। और पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है? रमा देवी, BS रमा देवी। रमा देवी से आप याद रखेंगे, फर्स्ट महिला चुनाव आयुक्त, फर्स्ट महिला कौन? रमा देवी। और फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट कौन है? सुकुमार सेन। तो ये क्वेश्चन PCS 2000 में पूछ लिया है कि एक स्टेटमेंट के रूप में आया था कि भारत के पहली महिला अध्यक्ष रमा देवी जी हैं और भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी हैं। तो दोनों करेक्ट आंसर सही थे, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही थे। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि इस तरीके भी क्वेश्चन पूछ लेती है यूपी PSC, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछता है PCS। तो आप जितने भी तथ्य बताए हैं आपको, ये सब आपको एकदम ठीक तरीके से रखना। ज्यादा तथ्य नहीं है इसमें, केवल आपको भाग 15 और ये अनुच्छेद और इतने 2-3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। उम्मीद है कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। नहीं अगर समझ में आता है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देन तब तक के लिए आपको थैंक यू। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।